स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल पाठशाला में स्वागत है। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिस क्लास का स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। बोर्ड की क्लासेस हैं 10th क्लास, उसका जो टॉपिक है लाइफ प्रोसेस चैप्टर बायोलॉजी का, उसको आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसे कि इस चैप्टर का नेम आपको बता रहा है लाइफ प्रोसेसेस, यानी कि ऐसी प्रक्रियाएं जो आपके जीवन में होती हैं। वो कौन कौन सी प्रक्रियाएं जो आपके जीवन में डेली होती हैं, हमको उनको देखना है। आपके जो काम होते हैं वो अलग चीजें, लेकिन आपकी बॉडी जिस तरीके से जिन कामों को डेली करती है, हमें उन कामों को यहाँ पर देखना है। तो सबसे पहले जो इसका इंट्रोडक्शन है चैप्टर का, वो इसमें बता रहा है लाइफ। एक्चुअल में लाइफ है क्या। आप सभी ने 9th और 8th क्लास में भी सीखा होगा कि जो आपकी जो लाइफ है, जो आपकी बॉडी है, वो किस चीज से बन के तैयार होती है। वो सेल से बन के तैयार होती है। मैं यहाँ पे आपको एक उस फ्लो चार्ट को बता देता हूँ दोबारा से। सेल से बनते हैं आपके टिश्यू से बनते हैं आपके ऑर्गन से बनते हैं आपके ऑर्गन सिस्टम्स, देन होल बॉडी बन के तैयार हो जाती है, होल ऑर्गेनिज्म बन के तैयार हो जाता है। तो ये जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन है, ये आप क्लास 8th, 9th और 10th में भी लगभग आपने देखा होगा। तो सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम एंड ऑर्गेनिज्म, ये बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है। पूरी बॉडी बन के तैयार होती है। तो एक्चुअल में अगर हम देखें लाइफ को किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो उसको कुछ डिफाइन करने का जो तरीका है वो ये रहेगा, सेल बेस्ड सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम। यानी कि एक्चुअल में लाइफ है क्या। लाइफ एक ऐसी चीज है, एक ऐसा कंपोनेंट है जो किससे बना है, सेल से बना है, और सेल्फ रेगुलेटेड है, अपने आप कंट्रोल करता है हर चीज को। सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम विच इज डिपेंड ऑन मेटाबॉलिज्म, जो किस चीज पर डिपेंड करता है, मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड करता है। मेटाबॉलिज्म का मतलब इस तरीके से जो आपकी बॉडी में होने वाली केमिकल रिएक्शंस, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, कुछ केमिकल रिएक्शंस को आप लैब में करते हो, तो उनको हम जनरली बोल देते हैं केमिकल रिएक्शंस। लेकिन जो भी रिएक्शन आपकी बॉडी में होती हैं, उनको हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। तो एक सिंपल सा इसकी लाइफ की डेफिनेशन क्या हो गई, सेल बेस्ड सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जो किससे बना हुआ है, सेल से, और सेल्फ रेगुलेटेड है, अपने तरीके से काम करता है, which is depend on metabolism। और मैंने साइड में लिखा भी है केमिकल रिएक्शन। तो ये एक तरीके से लाइफ की डेफिनेशन हो गई। सेल्फ रेगुलेटेड से मतलब यहाँ इस चीज से है, जैसे कि मान के चलो, आप कभी दिल से नहीं कहते हो कि दिल को ट्रांसपोर्टेशन ऑफ जो ब्लड है उसको देखना है, वो अपना काम अपने तरीके से करता है। तो इसलिए ये सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम है। दूसरी चीज, अगर लाइफ प्रोसेसेस की बात करें, तो लाइफ प्रोसेसेस क्या है, ऐसी एक्टिविटी which performed by the cell, यानी कि ऐसी एक्टिविटी जो सेल के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं। यहाँ पर एक्टिविटीज हो जाएगा, ये एक्टिविटीज नहीं, एक्टिविटीज। ऐसी एक्टिविटीज जो सेल के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं, किस लिए परफॉर्म की जाती हैं, फॉर देयर सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस, यानी कि उस बॉडी को मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए, और जो सेल है वो आगे जीवित रहे, सर्वाइवल करती रहे। इसलिए जो एक्टिविटीज की जाती हैं वो आपकी किसके अंडर में आती हैं, लाइफ प्रोसेस के अंडर में आती हैं। तो आपको यहाँ पे दो चीजें क्लियर हो गई हैं कि लाइफ क्या है और लाइफ प्रोसेसेस क्या है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि लाइफ क्या है, सेल बेस्ड सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम विच डिपेंड ऑन मेटाबॉलिज्म, जो मेटाबॉलिज्म पर डिपेंड करता है। और दूसरी तरफ देखें लाइफ प्रोसेस, तो ये ऐसी एक्टिविटीज हैं जो किसके द्वारा परफॉर्म की जाती हैं, सेल के द्वारा, और किस लिए, फॉर देयर सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस, बॉडी के मेंटेनेंस के लिए और सर्वाइवल के लिए। यहाँ पर बॉडी लिखना भी एक जरूरी चीज है, तो मैं उस चीज को यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद इन चीजों को देखने के बाद हम थोड़ा इस पर आते हैं। जितने भी हमारे ऑर्गेनिज्म है, पूरे विश्व में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म है, उनके जो एक डिफरेंस क्या है, उनमें डिफरेंस होता है। वो किस चीज से रिलेटेड है, देखो, लिविंग एंड नॉन लिविंग को अगर हम देखें तो मोस्टली किस चीज में डिफरेंस पाया जाता है, उनके मूवमेंट में डिफरेंस पाया जाता है। लिविंग चीजें मूवमेंट करती हैं, नॉन लिविंग चीजें वो मूवमेंट नहीं करती हैं। तो मूवमेंट के बेसिस पर हमने इन दोनों को क्या किया हुआ है, डिफरेंस, इनके बीच में एक सेपरेशन किया हुआ है। अगर आगे देखें तो मूवमेंट में आपका दो टाइप का हो जाएगा, एक हो जाएगा विजिबल मूवमेंट और एक हो जाएगा नॉन विजिबल मूवमेंट। ये चीज आपके एनसीईआरटी में पहले जब चैप्टर स्टार्ट हुआ है उसमें सारी चीजें दी हुई है, तो मैं उसी को बता रहा हूँ, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। विजिबल मूवमेंट किस चीज को देखते हैं, जैसे कि मान के चलो चिड़िया उड़ रही है, तो आपकी आईज ने उसको तुरंत कैच किया कि चिड़िया उड़ रही है,
और नॉन विजिबल मूवमेंट क्या हो गए, आपके जो स्टमक है उसके अंदर HCl रिलीज हो रहा है, आपने देखा तो है नहीं लेकिन आपके बॉडी के अंदर रिलीज हो रहा है क्योंकि वो डाइजेशन में हेल्प कर रहा है। तो ये किस तरीके का मूवमेंट हो गया, एक तरीके से नॉन विजिबल मूवमेंट हो गया। और ये किसके रिगार्ड में हो गया, ये आपके मॉलिक्यूल्स के रिगार्ड में हो गया, केमिकल रिएक्शंस के रिगार्ड में हो गया। तो दो तरीके के मूवमेंट आपके लिविंग में पाए जाते हैं, एक विजिबल मूवमेंट होता है और एक नॉन विजिबल मूवमेंट होता है। विजिबल मूवमेंट के एग्जांपल और भी हो सकते हैं, जैसे किसी कुत्ते का भौंकना, किसी आदमी का चलना, किसी का चिल्लाना, ये सारी चीजें आपको, चिल्लाना नहीं हो पाएगा यहाँ पे, तो किसी का चलना, ये सारी चीजें मूवमेंट को शो करती हैं। उसके बाद नॉन विजिबल मूवमेंट में आपकी केमिकल रिएक्शंस आती हैं जो कि आपको दिखाई नहीं देती हैं लेकिन आपकी बॉडी में होती हैं, हर टाइम होती हैं और आपके सर्वाइवल में हेल्प करती हैं। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल के आता है, व्हाई देयर इज द नीड ऑफ मॉलिक्यूलर मूवमेंट, यानी कि हमारी बॉडी में मॉलिक्यूलर मूवमेंट की नीड क्यों होती है, ऐसा क्यों होता है कि हमें इस मूवमेंट की जरूरत पड़ती है, मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट की जरूरत पड़ती है। तो इसको समझने का एक सिंपल सा तरीका है, आप सबको पता है ड्यू टू ए एनवायरमेंटल फैक्टर, हर कहीं टेम्परेचर डिफरेंट होता है और आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। 37 डिग्री पर आपकी बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, जिसमें जितनी भी केमिकल रिएक्शंस है वो अच्छे से काम करती हैं। तो अगर एनवायरनमेंट के टेम्परेचर में ज्यादा चेंज आएगा तो वो आपकी बॉडी को भी क्या करेगा, एक तरीके से अफेक्ट करेगा, जिससे क्या होगा, जो आपकी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं वो हो सकता है कि पहले की तरह प्रॉपर तरीके से काम नहीं करें। तो एनवायरनमेंट फैक्टर क्या करता है, आपकी बॉडी को डैमेज करने लगता है, जो सेल्स हैं उनमें ब्रेकिंग होने लगती है, सेल्स अगर उनमें ब्रेकिंग होने लगती है, उनकी जो काम करने का तरीका जो उनका मेटाबॉलिज्म है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए सेल्स क्या करती हैं, केमिकल रिएक्शंस को आगे प्रोसीड कराती हैं। केमिकल रिएक्शंस कब प्रोसीड करेंगी, जब मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट बॉडी में होना स्टार्ट होगा। इसलिए हमें क्या है, हमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट की जरूरत पड़ती है अपनी बॉडी में टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस एंड सर्वाइवल, यानी कि अपने परफॉर्मेंस को अच्छे बनाए रखने के लिए और सर्वाइवल के लिए बॉडी में मॉलिक्यूलर मूवमेंट का होना जरूरी है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, जो एनवायरमेंटल फैक्टर है वो हमारी बॉडी को अफेक्ट करता है, जिस वजह से जो सेल्स हैं वो मॉलिक्यूलर मूवमेंट को और तेजी से करने लगती हैं, जिससे हमारी जो परफॉर्मेंस है और जो सर्वाइवल की कैपेसिटी है वो अच्छे से ग्रो करे। तो इसलिए हमें मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स की जरूरत पड़ती है। अब किन किन लाइफ प्रोसेसेस को हम इन चैप्टर में डिस्कस करेंगे उसके बारे में एक छोटा सा आइडिया ले लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इन सभी को हम डिटेल वाइज स्टडी करेंगे। सबसे पहला है इसमें न्यूट्रिशन। इसमें क्या है कि फूड का इनटेक लेना, यानी कि हम जो फूड ले रहे हैं उसको हम किस तरीके से ले रहे हैं, उसका डाइजेशन किस तरीके से होगा। तो फूड का इनटेक न्यूट्रिशन की कैटेगरी में आता है। अब आपने फूड ले तो लिया, फूड लेने के बाद आपको उससे एनर्जी भी बनानी पड़ेगी। तो ये चीज किसके अंडर में आती है, ये आती है आपके रेस्पिरेशन के अंडर में। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेस्पिरेशन तो सांस लेना है और सांस निकालना है, कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है और ऑक्सीजन को अंदर लेना है, लेकिन वो हो गया आपका एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक इंटरनल रेस्पिरेशन भी होता है जिसमें आपकी बॉडी में एनर्जी बनती है। तो न्यूट्रिशन के बाद जो सेकंड चीज होगी वो होगी आपकी रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के बाद आपने एनर्जी बना ली, एनर्जी बनाने के बाद उसको हर एक सेल तक पहुंचाना, ट्रांसपोर्टेशन का काम भी इंपॉर्टेंट होता है। तो जो थर्ड स्टेप होगा वो ट्रांसपोर्टेशन, जो आपका ब्लड करता है हार्ट की मदद से, पंपिंग करता है क्योंकि आपका हार्ट, तो ये स्टेप प्रोसीड होगा। उसके बाद जो आपका वेस्ट मटेरियल है वो आपकी बॉडी से निकलना जरूरी है, तो एक्सक्रीशन भी यहाँ की जो प्रोसेस है वो आगे कंप्लीट होगी। उसके बाद ये सारे स्टेप्स जब कंप्लीट हो जाएंगे, आपने खाना खा लिया तो आपकी बॉडी ग्रोथ करनी स्टार्ट करती है। तो यहाँ पर जो अगली टर्म है वो है ग्रोथ। और ग्रोथ करने के बाद जो ह्यूमन बीइंग्स है या फिर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं। तो ये अगली जो प्रोसेस है वो है रिप्रोडक्शन। और इन सभी चीजों को जो कंट्रोल करेगा जो आपका ब्रेन है वो इस वाले प्रोसेस में आएगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ये दोनों चैप्टर आपके बायोलॉजी में 10th में दिए हुए हैं, ये सेकंड चैप्टर और ये फोर्थ चैप्टर है, तो इनको हम वहां पर स्टडी करेंगे। ये ग्रोथ भी इसी चैप्टर में आएगा। बाकी की जो ये चीजें हैं, एक्सक्रीशन, ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन और न्यूट्रिशन, इसको हम इसी चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो ये इस चैप्टर का क्या था, एक इंट्रोडक्शन था कि हम इस चैप्टर को क्यों पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, वो हम आगे डिटेलिंग में बताएंगे। तो हमारे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट भी करना स्टार्ट किए कि अगर हमें कोई गलती हमारी है तो उसको बताइए। इसी चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।